रोशनगढ़ की सल्तनत अपने उरूज पर थी। उसके किलाए आफताब की दीवारें इतनी बुलंद थी कि दुश्मन की नज़र भी वहां तक पहुंचते पहुंचते थक जाती। मगर इस अजीम सल्तनत के बादशाह सुल्तान सिकंदर शाह के चेहरे पर हमेशा एक फ़िक्र रहती थी। ये फ़िक्र न दुश्मनों की थी, न ख़जाने की कमी की। ये फ़िक्र उनके दो बेटों की थी, जो एक ही आसमान के दो मुखालिफ सितारे थे। बड़ा शहजादा कैवन, जिसका नाम ही उसकी शमशीर की धार जैसा था, उसके लिए हुकूमत और तख्त ही सब कुछ था। घुड़सवारी में उसे कोई मात नहीं दे सकता था और तलवारबाजी में उसका सानी नहीं था। उसकी आंखों में एक आग थी जो हमेशा तख्ते शाही पर मरकूज रहती थी। वो अपने हक के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। दूसरा छोटा शहजादा फरहाद, वो कैवन का बिल्कुल उलट था। उसकी तलवार से ज्यादा उसकी कलम में ताकत थी। वो जंग के मैदान से ज्यादा महलों के बागों में, फूलों और शायरी में दिलचस्पी लेता था। उसका दिल रहम से भरा था और रोशनगढ़ की आवाम उसे दिलो जान से चाहती थी। वो तख्त का लालची नहीं था, मगर अपने लोगों की जिम्मेदारी का एहसास जरूर रखता था। सुल्तान सिकंदर शाह जानते थे कि उनके बाद इन दो भाइयों के बीच तलवारें जरूर खिंचेंगी। इसी खतरे को टालने के लिए उन्होंने पड़ोसी रियासत मेहताबगढ़ से रिश्ता जोड़ने का फैसला किया। मेहताबगढ़ की शहजादी लैला का रिश्ता शहजादा कैवन से तय कर दिया गया। ये एक सियासी फैसला था, जिसका मकसद रोशनगढ़ की ताकत को दुगना करना था। जब शहजादी लैला अपने काफिले के साथ किलाए आफताब में दाखिल हुई, तो वक्त जैसे थम सा गया। वो सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश और जहानत की चमक थी। कैवन ने उसे देखा तो उसके गुरूर में इजाफा हुआ। ऐसी नायाब शहजादी उस जैसे ताकतवर शहजादे के लिए ही बनी थी। मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक शाम जब फरहाद महल के बाग़े अंजुम में अपनी नज़्में गुनगुना रहा था, उसकी मुलाकात लैला से हुई। लैला को शुरू से ही कैवन के मगरूर सब्युग पसंद नहीं आई थी। उसे फरहाद की नर्म दिली, उसकी शायराना तबीयत और उसकी आंखों में मौजूद सच्चाई भा गई। उस पहली मुलाकात के बाद उनकी चुप चुप कर मुलाकातें होने लगी। चांदनी रातों में वो दोनों बाग में मिलते, जहां फरहाद उसे अपनी शायरी सुनाता और लैला उसे अपनी रियासत की कहानियां। धीरे धीरे ये मुलाकातें इश्क में बदल गई। दोनों जानते थे कि उनका इश्क तबाही के सिवा कुछ नहीं लाएगा। लैला कैवन की मुनासिब थी और फरहाद अपने भाई की अमानत में खयानत नहीं करना चाहता था। मगर दिल पर किसका जोर चलता है। उनका इश्क एक ऐसा राज बन गया जो उनकी सांसों में बस चुका था। कैवान बेवकूफ नहीं था। उसने लैला की आंखों में फरहाद के लिए वो चमक देख ली थी जो उसके लिए कभी नहीं थी। उसने उन्हें एक दो बार दूर से बातों में मसरूफ भी देखा। हसद और गुस्से की आग उसके सीने में सुलगने लगी। उसे लगा कि उसका छोटा भाई, जो हमेशा उससे कमजोर समझा जाता था, उससे उसकी सबसे कीमती चीज छीन रहा था। न सिर्फ तख्त का एक हिस्सा, बल्कि उसकी मोहब्बत भी। सुल्तान सिकंदर शाह ने भी भाइयों के बीच बढ़ती इस तलखी को महसूस किया। लेकिन इससे पहले कि वो इस मसले का कोई हल निकालते, रोशनगढ़ पर एक नया खतरा मंडलाने लगा। मशरिक की तरफ से कोहसार की जालिम सल्तनत ने रोशनगढ़ की सरहदी चौकी पर हमला कर दिया। कोहसार के सुल्तान बहराम खान एक खूनख्वार हुक्मरान था, जिसकी नज़र रोशनगढ़ के जरखेज इलाकों पर थी। जंग का बिगुल बज चुका था। सुल्तान सिकंदर ने अपने दोनों बेटों को बुलाया। ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं, मिलकर दुश्मन से लड़ने का है। कैवान, तुम लश्कर के सिपा सालार होगे। तुम्हारी तलवार हमारी ताकत है। फरहाद, तुम्हारी हिकमत अमली और मंसूबा बंदी हमारी ढाल होगी। जाओ और इस सल्तनत की इज्जत की हिफाजत करो। दोनों शहजादे एक अजीम लश्कर लेकर मैदान जंग की तरफ चल पड़े। कैवान के दिल में जीतने का जज्बा था, लेकिन उससे ज्यादा फरहाद से बदला लेने की आग थी। फरहाद के दिल में अपने वतन को बचाने का जज्बा था, लेकिन उसके जहन में लैला का चेहरा घूम रहा था, जिसने जाते वक्त आंसू भरी आंखों से उसे अलविदा कहा था। मैदान जंग में घमासान का रण पड़ा। तलवारों की झंझनाहट, घोड़ों की टापों और जख्मियों की चीखों से फिजा गूंज रही थी। कैवान एक शेर की तरह दुश्मनों पर टूट पड़ा। उसका घोड़ा जिधर जाता, लाशों के ढेर लगा देता। फरहाद अपने खेमे से जंग की चाल पर नजर रखे हुए था। उसके इशारों पर तीर अंदाजों के दस्ते दुश्मन की सफ़ों को तोड़ रहे थे।
पहले 2 दिन रोशनगढ़ का पलड़ा भारी रहा। फरहाद की हिकमत अमली और कैवान की शमशेर जनी रंग ला रही थी। ऐसा लग रहा था कि फतेह उनके कदम चूम लेगी। तीसरे दिन जंग अपने उरूज पर थी। कोहसार की फौज ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एक मौका ऐसा आया जब शहजादा फरहाद खुद तलवार लेकर मैदान में उतर गया। वो अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ा रहा था और दुश्मन के एक खास दस्ते को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा था। ऐन उसी वक्त फरहाद दुश्मन के सिपाह सालार जोरावर खान से 2-2 हाथ कर रहा था। ये एक ज़बरदस्त मुकाबला था। फरहाद को अपने फ्लैंक यानी पहलू की हिफाजत के लिए कैवन के घुड़सवार दस्ते की मदद की फौरी ज़रूरत थी। उसने मदद के लिए पैगाम भी भिजवाया। कैवन ने पैगाम सुन लिया। वो दूर से देख सकता था कि उसका भाई मुश्किल में है। उसके पास मौका था। एक पल के लिए उसके अंदर का भाई जागा, लेकिन अगले ही पल उसके अंदर का हसद और तख्त का लालच गालिब आ गया। यही मौका है, उसके शैतानी जहन ने कहा। अगर फरहाद ना रहा तो तख्त भी मेरा और लैला भी मेरी। उसने जानबूझकर अपने दस्ते को गलत सिमत में मोड़ दिया, ये बहाना करते हुए कि दुश्मन का एक और हिस्सा उन पर हमला करने वाला है। मैदाने जंग में फरहाद इंतज़ार करता रहा, मगर वो मदद, वो दस्ता कभी नहीं पहुंचा। कैवन की इस खयानत ने जोरावर खान को मौका फरहाम कर दिया। जब फरहाद एक सिपाही से बचने के लिए मुड़ा, जोरावर खान ने पीछे से अपनी भारी तलवार का भरपूर वार उसकी कमर पर किया। फरहाद के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली और वो अपने घोड़े से नीचे गिर पड़ा। उसके वफादार सिपाहियों ने फौरन उसे घेरे में ले लिया और दुश्मन को पीछे धकेलकर उसकी लाश को मैदान से उठा लाए। फरहाद की गिरने की खबर आग की तरह फैल गई। कैवन अब अफसोस करता हुआ वापस लौटा और बचे खुचे दुश्मन को गाजर मूली की तरह काटकर रख दिया। रोशनगढ़ जंग जीत चुका था, मगर ये एक ऐसी फतेह थी जिसकी कीमत सल्तनत का दिल थी। जख्मी फरहाद को एक पलकी में डालकर वापस किला आफताब लाया गया। वो बुरी तरह जख्मी था और तबीब कह चुके थे कि अब दुआ के सिवा कोई चारा नहीं। उसके होंठों पर मुसलसल लैला का नाम था। सुल्तान सिकंदर शाह अपने जख्मी बेटे के पास पहुंचे तो उनकी कमर झुक गई। फरहाद ने मुश्किल से आंखें खोलीं। हेलो अब्बा जान, उसने टूटी हुई आवाज में कहा। हम जीत गए, तुमने सल्तनत बचा ली मेरे शेर। सुल्तान रो पड़े। फरहाद ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कैवन भाई को मेरा सलाम कहना तख्त मुबारक हो। उसने सीधा इल्जाम नहीं लगाया, लेकिन उसकी आंखों का दर्द सब कुछ कह गया। फिर उसने लैला को बुलवाया। लैला रोते हुए उसके पास आई। फरहाद ने अपना हाथ बढ़ाया। हमारा सफ़र यहीं तक था लैला। अफसोस मैं अपनी नज़्में पूरी नहीं कर सका। आपके बिना कोई नज़्म मुकम्मल नहीं होगी फरहाद, लैला ने उसका हाथ चूमते हुए कहा। फरहाद की आंखों से एक आखिरी आंसू बह निकला और उसकी सांसें हमेशा के लिए रुक गईं। फरहाद की मौत ने सुल्तान सिकंदर शाह को तोड़ कर रख दिया। वो अपने प्यारे बेटे का सदमा बर्दाश्त न कर सके और कुछ ही हफ्तों में वो भी इस जहाने फ़ानी से कूच कर गए। अब मैदान साफ था। कैवन के सर पर रोशनगढ़ का ताज रखा गया, जश्न मनाया गया, लेकिन शहर की फिजाओं में सोग था। तख्ते शाही फूलों से सजा था, मगर कैवन को वो कांटों का बिस्तर लग रहा था। उसने वो सब कुछ पा लिया था जिसका उसने ख्वाब देखा था। अपनी ताजपूशी के बाद नया सुल्तान कैवन शहजादी लैला के कमरे में गया। वो समझा था कि अब लैला के पास उसे कबूल करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। लैला सफ़ेद लिबास में मलबूस एक जिंदा लाश लग रही थी। शहजादी, कैवन ने गुरूर से कहा, अब मैं इस सल्तनत का बादशाह हूँ और तुम मेरी मलिका बनोगी। जो हुआ उसे भूल जाओ। लैला ने अपनी वीरान नज़रें उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में नफरत का एक समंदर था। आपने सल्तनत जीत ली सुल्तान कैवन, मगर आप इश्क हार गए। आपने मैदाने जंग में फतेह हासिल की, मगर आपने अपने भाई को कत्ल करके अपनी रूह को हमेशा के लिए मगलूब कर दिया। ये कहकर लैला पीछे हटी। इससे पहले कि कैवन कुछ समझ पाता, उसने अपने लिबास में छुपाया हुआ वो छोटा सा खंजर निकाला जो फरहाद में उसे हिफाजत के लिए दिया था। जिस दिल में फरहाद बसता था वहां अब कोई और नहीं आ सकता। और एक पल की भी देरी किए बिना उसने वो खंजर अपने सीने में उतार लिया। केवान चीखता हुआ उसकी तरफ लपका, लेकिन देर हो चुकी थी। लैला उसकी आंखों के सामने उसके कदमों में दम तोड़ चुकी थी। सुल्तान केवान अब अजीम शान किलाए आफताब के तख्त पर अकेला बैठा था।
उसके पास ताकत थी, तख्त था, सल्तनत थी, मगर उसके पास न भाई था, न मोहब्बत, न सुकून। उसकी जीत उसकी सबसे बड़ी हार बन चुकी थी। वो बादशाह था, रोशनगढ़ का सुल्तान, मगर उसकी सल्तनत में अब रोशनी नहीं थी, सिर्फ एक अंधा कुआं था जिसमें वो हमेशा के लिए गिर चुका था। वो चीखना चाहता था, रोना चाहता था, मगर तख्त पर बैठे बादशाह न चीखते हैं न रोते हैं, वो सिर्फ अपनी तन्हाई में जलते हैं, हमेशा, हमेशा के लिए।